हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो हम लोग क्लास 12 सोशियोलॉजी के रीजनिंग असर्शन क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के 2 पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। 15th क्वेश्चन तक हम लोग रीजनिंग असर्शन डिस्कस कर चुके हैं। 1 मार्कर क्वेश्चन ऑलरेडी अवेलेबल है काफी सारे चैप्टर के। यू गाइस कैन वॉच दैट, और बहुत से स्टूडेंट ने देख भी लिए होंगे। 3-4 दिन बाद आप लोगों का एग्जाम है, दैट इज ऑन 1 दिसंबर। टाइम कम है, काम ज्यादा है, तो थोड़ा स्पीड अप होके हम इस टर्म फर्स्ट के जो क्वेश्चन हैं इनको और अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे। एंड रीजनिंग असर्शन क्वेश्चन, क्योंकि कंटेंट कम अवेलेबल है, बहुत सारी जगहों पे रीजनिंग असर्शन 1 या 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, अवेलेबल नहीं है बहुत ज्यादा कंटेंट। तो हम लोग फोकस कर रहे हैं कि रीजनिंग असर्शन क्वेश्चन को इस तरीके से कवर करके जाए कि एग्जाम में हमारे क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो। तो यहाँ पे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम 16 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आई होप पैटर्न आपको क्लियर है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या ऑप्शन होते हैं। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ फर्स्ट वीडियो में, और यहाँ पे डायरेक्ट आपके सामने ABCD करके ऑप्शंस लिखे हुए हैं। अब काम की बात करते हैं। 16 क्वेश्चन क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे कि असर्शन बोला गया है, इंडिया विल बी वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमी टिल 2050 इफ पॉपुलेशन इज यूज्ड इन एन प्लान्ड मैनर एज पर अ रिपोर्ट। एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर इंडिया की पॉपुलेशन को अच्छे से यूज किया जाए तो इंडिया एक वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमी बन जाएगी 2050 तक। सही बात है, अगर पॉपुलेशन ढंग से यूज करोगे, आपके यहाँ पे चीजें जो है स्किल्ड होंगे, लोग एजुकेटेड होंगे, हेल्थ अच्छी होगी, ऑब्वियस बात है अच्छा ह्यूमन कैपिटल अच्छी रहेगी, तो रिजल्ट और आउटपुट अच्छा आएगा। तो बहुत ज्यादा सोचने की बात नहीं थी, दिस इज एक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट। अब रीजन पढ़ते हैं और फिर देखते हैं क्या रीजन इस स्टेटमेंट का करेक्ट रीजन है या नहीं है। तो इंडिया हैज अ ग्रेट पॉपुलेशन और डेमोग्राफिक डिविडेंड। हमें पता है इस टाइम पे इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पीपल इन द वर्किंग एज ग्रुप। तो 15 to 64 की एज ग्रुप में, मतलब जो लोग काम करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इन द GDP, वो ज्यादा है इंडिया में इस पर्टिकुलर टाइम पे। तो इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड ज्यादा है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये दोनों बातों कहीं से लिंक नहीं करी कि इंडिया एक जो है वो क्या करेगी, लीडिंग इकोनॉमी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड है। दिस विल नॉट बी द डायरेक्ट रीजन, बल्कि ये तो दोनों डायरेक्ट बातें हो गई। रीजन क्या होता? रीजन होता अगर आप कहते कि हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को स्किल, एजुकेशन, ट्रेनिंग वगैरह दे के अप टू द मार्क स्टैंड कराएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, बातें दोनों ठीक है लेकिन रीजन जो है एक्चुअल रीजन नहीं है असर्शन का। तो क्या हो गया, बोथ A and R आर करेक्ट, बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो यहाँ पे B हमारा आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। 17 क्वेश्चन देखते हैं। Between 1911 and 1921 there was a negative rate of growth of population. Population की growth negative में थी, मतलब population was not growing up to the mark. Negative में जाने का मतलब यही होता है। 2 तरीके की ग्रोथ होती है, देखो, एक होती है एक्चुअल ग्रोथ और मतलब एक्चुअल ग्रोथ होती है, एक होती है नेचुरल ग्रोथ। नेचुरल ग्रोथ किसी भी जगह की कैसे आती है, अगर मैं आपसे बात करूं, नेचुरल ग्रोथ जो होती है, नेचुरल आती है सिर्फ बर्थ रेट और डेथ रेट का डिफरेंस होता है। आप लिख भी सकते हो अपने पास, नेचुरल ग्रोथ इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बट अगर मैं एक्चुअल ग्रोथ की बात करूं तो एक्चुअल ग्रोथ में कितने लोग जन्मे, कितने लोग मरे, बर्थ रेट डेथ रेट के डिफरेंस के साथ साथ हम लोग कितना माइग्रेशन इन हुआ और कितना माइग्रेशन आउट हुआ, कितने लोग ऐड हुए हैं, आपके यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, और कितने आपके यहाँ से बाहर गए हैं, ये भी हम लोग देख के चलते हैं। तो ये ठीक है, नेगेटिव ग्रोथ था, एनसीईआरटी की लाइन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी में गिवन है। क्यों? इन्फ्लुएंजा, मतलब पहले देख लेते हैं सही है नहीं, देन फिर क्यों पे जाएंगे। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक ड्यूरिंग 1918 एंड 1990 किल्ड अबाउट 12.5 मिलियन पर्सन और 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। अभी आपने देखा कह रहे 100 साल के पैटर्न पे रिपीट कर रहे हैं पेंडेमिक अपने आप को। अभी 2018-19, मतलब 19 में एक्चुअली, नॉट 18, कोरोना आया, तो 100 साल पहले इसी तरीके से एक पेंडेमिक और आया था, दैट इज इन्फ्लुएंजा। तो उस टाइम पे मासिव, नॉट इन इंडिया की बात करें, ग्लोबल लेवल पे, ओवरऑल लेवल पे मासिव किलिंग हुई थी, बहुत सारे लोग मरे थे उसकी वजह से। इसीलिए उस टाइम पे पॉपुलेशन की नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली थी। तो बात भी ठीक है, और ऊपर का जो रीजन हमें देखने को मिलता है उस स्टेटमेंट का कि पॉपुलेशन की ग्रोथ नेगेटिव थी, क्यों? क्योंकि पेंडेमिक आया और बहुत सारे लोग, ओवरऑल 5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो थी वो मर गई थी। तो बोथ A and R आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो यहाँ पे आंसर A सही हो जाएगा। Now we'll talk about question number 18. Question number 18 क्या कहता है? A pandemic is an epidemic that affect a very wide geographical area. Pandemic एक ऐसी epidemic है जो कि बहुत बड़े एरिया में, एक सिर्फ कंट्री में नहीं, एक स्टेट में नहीं, कंट्री टू कंट्री अलग अलग जगहों पे इम्पैक्ट डालता है। लाइक इफ वी टॉक अबाउट कोरोना का इम्पैक्ट आप देखो, अमेरिका से लेके, इंडिया से लेके, अफ्रीकन कंट्री से लेके, हर जगह आपको इम्पैक्ट देखने को मिला है। सो वी कैन से इट इज अ पेंडेमिक। तो यस, असर्शन इज राइट। नाउ विल लुक एट द रीजन। The influenza, also known as Spanish flu, was a global phenomenon. इन्फ्लुएंजा जो आया था उसको स्पेनिश फ्लू भी बोला जाता था, और वो ग्लोबल फिनोमिना था, वो हर कंट्री में फैला हुआ था।
तो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ऊपर का रीजन है क्या? ये ऊपर भी आपने एक फैक्ट बताया कि वो ज्योग्राफिकल एरिया में ज्यादा फैला होता है, वो पेंडेमिक है, और यहाँ पे आपने बता दिया इन्फ्लुएंजा का दूसरा नाम स्पेनिश फ्लू है। तो असर्शन एंड रीजन दोनों ठीक थे, बट रीजन नहीं अप्रोप्रिएट था असर्शन का। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका पार्ट हमारा क्या, बी ठीक हो जाएगा। नाउ लेट्स लुक एट द 19th क्वेश्चन। द नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम फेमाइन हैव रिड्यूस। फेमाइन से जो होने वाली डेथ थी वो हो गई कम। फेमाइन होता है भुखमरी हो जाती है जब खाने पीने को नहीं होता है, फूड प्रोडक्शन बहुत कम चला जाता है। तो पहले बहुत ज्यादा फेमाइन आती थी, बहुत लोग भूख की वजह से मर जाते थे, फेमाइन की वजह से मर जाते थे। बट अब हम देख रहे हैं कि जो डेथ है फेमाइन की वजह से वो हो गई है कम। तो यस, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फेमाइन की वजह से डेथ जो थी उनके नंबर्स में कमी आ गई थी। तो ठीक बात है। रीजन देखते हैं। इंप्रूवमेंट कैन बी सीन इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडिया के एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन था उसमें इंप्रूवमेंट आ गई थी, वो बढ़ गया था। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिलीफ एंड प्रिवेंटिव मेजर बाय द स्टेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। समय के साथ साथ आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कम्युनिकेशन, लोगों तक कम्युनिकेशन पहुंचा, मतलब कर पा रहे थे, और कमी है तो वो चीज हम लोग बाहर से भी अरेंज कर सकते हैं चीजें, और गवर्नमेंट जो प्रिवेंटिव मेजर लेती थी वो सब इंप्रूव हो गए थे। तो ये बात ठीक है कि चीजें इंप्रूव हुई थी, और इंप्रूव हुई इसीलिए तो फेमाइन आनी कम हुई, और फेमाइन आनी कम हुई तो नंबर ऑफ डेथ कम हुई। तो बातें दोनों ठीक थी, और नीचे जो आपने रीजन एक्सप्लेन करके दिया है दैट इज द अप्रोप्रिएट रीजन फॉर योर असर्शन। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब हम लोग बात करते हैं 20th की। बोथ डेथ रेट एंड बर्थ रेट विटनेस अ शार्प फॉल। आंसर यहीं से मिल जाता है। बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों में शार्प फॉल नहीं आया था, ओनली डेथ रेट में शार्प फॉल आया था क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हो रही थी, बट बर्थ रेट स्टिल इंक्रीजिंग मोड पे ही था। आपने अगर थ्योरी ऑफ डेमोग्राफी वो पढ़ी होगी आपने, तो आपको याद होगा कि 3 स्टेजेस होती थी, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। बताया भी है मैंने आप लोगों को वीडियो में जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन है, कि पहली स्टेज पे बर्थ रेट डेथ रेट दोनों हाई, थर्ड स्टेज पे दोनों लो, एंड सेकंड स्टेज पे बर्थ रेट हाई एंड डेथ रेट कम। तो ये डेवलपिंग नेशंस होते हैं। लाइक इंडिया फॉल्स अंडर विच स्टेज, सेकंड स्टेज पे हम लोग हैं, कि हमने डेथ रेट पे तो कंट्रोल कर लिया है, बट स्टिल बर्थ रेट जो हमारा है दैट इज स्टिल हाई। तो ये चीज क्लियर हुई। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी कौन से स्टेज पे देखने को मिलता है? मोस्टली स्टेज सेकंड पे। तो यहाँ पे ये बात गलत हो गई कि डेथ रेट तो फॉल हो रहा था बट बर्थ रेट कहीं फॉल नहीं हो रहा था। एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है ये, बर्थ रेट फॉल नहीं था। तो जब असर्शन ही फॉल्स हो गया तो ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। आपका जो डी ऑप्शन होगा वो आपको मिलेगा, असर्शन ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ठीक है, सी होता है ए ट्रू है आर फॉल्स है, ये होता है ए फॉल्स है और आर ट्रू है। मतलब ऑप्शन आगे पीछे आप चेक कर लेना, वहां जहां भी आपको ये लिखा मिले कि असर्शन फॉल्स है एंड रीजन ट्रू है, तो रीजन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, राइट। सीधा अगले क्वेश्चन पे स्किप कर जाओ और टाइम बचाओ। पढ़ लेते हैं फिर भी। बर्थ रेट इज अ सोशियो कल्चरल फिनोमिना, सोशल और कल्चरल से रिलेटेड फिनोमिना है बर्थ रेट, और जो चेंज करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली कल्चर से जुड़ा है भाई। हमारे धर्म में क्या होता है, हमारे धर्म में बच्चे भगवान की देन माने जाते हैं, तो हम नहीं प्रिवेंटिव मेजर यूज करके भाई बच्चों को, मतलब आप कह रहे हो बच्चे नहीं होने चाहिए। तो ये चीजें हैं, ये सब अलग अलग सोसाइटी और कल्चर। सोसाइटी में गर्ल्स चाइल्ड प्रेफर नहीं की जाती, मेल प्रेफर किए जाते हैं, बॉयज प्रेफर किए जाते हैं। तो इस वजह से बेटे की चाह में 3 बेटियों के बाद भी आप एक और बेबी प्लान कर रहे हैं, तो दैट इज द थिंग, जिस वजह से बर्थ रेट को चेंज करना मुश्किल हो जाता है इंडिया जैसी सोसाइटी में। आगे बात करते हैं 21th क्वेश्चन। बस हाँ, पढ़ाई लिखाई और इन सब चीज़ों से चेंज किया जा सकता है। सो टुडे हम देख सकते हैं कि ये चीज़ें थोड़ी सी बेटर हुई है सिचुएशन, एंड इन अपकमिंग टाइम और आने वाले समय में ये चीज़ें और बेटर हो सकती हैं। सो 21 क्वेश्चन में असर्शन क्या कहता है, स्टेट लाइक केरला एंड तमिलनाडु हैव मैनेज टू ब्रिंग डाउन देयर टोटल फर्टिलिटी रेट टू 2.1 एंड 1.8 रेस्पेक्टिवली। बुक की लाइन है, डेटा बुक में दिया हुआ है। टोटल फर्टिलिटी क्या होता है, जिस एज पे चाइल्ड बियरिंग एज होती है एक वुमेन की, वुमेन एक बच्चा कैरी कर सकती है अपने वोम्ब में, वो जो एज होती है वो उसकी फर्टिलिटी वाली एज होती है। उस टाइम पे जो नंबर ऑफ चाइल्ड बर्थ ले रहे हैं दैट इज टोटल फर्टिलिटी रेट। तो केरला एंड तमिलनाडु में ये इन्होंने कम कर ली थी अपनी जो टोटल फर्टिलिटी रेट थी। ठीक है, उसके बाद इसका रीजन क्या है देखते हैं। अप्रोप्रिएट रीजन है भी या रीजन ओनली सही है, रीजन अप्रोप्रिएट नहीं है, कि केरला TFR इज एक्चुअली बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल which means that the population is going to decline in future। केरला का जो टोटल फर्टिलिटी रेट था वो रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है, जितने लोगों ने जन्म लिया उतने ही लोग मर गए, तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट बैलेंस हो जाता है। मरने वालों को पैदा होने वालों ने रिप्लेस कर लिया। ठीक है, तो ये चीज होती है।
तो ये इससे भी बिलो हो गया, इस वजह से उसकी पॉपुलेशन जो थी वो फ्यूचर में डिक्लाइन होने वाली थी। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों बातें सेम ही तो हो गई। असर्शन में भी आपने वही चीज बोली है, बस आपने फैक्ट उसके नंबर बता दिया और रीजन में आपने उसको थ्योरेटिकली लिख दिया है। तो ये एक्सप्लेनेशन तो नहीं हुआ प्रॉपर, रीजन तो नहीं हुआ प्रॉपर। सो बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पे ये चीज, ये पार्ट हो जाएगा। एग्जाम पास है और अभी आप लोग ये लोग वीडियो, अगर आप लोग एग्जाम के टाइम पे ही देख रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, बिकॉज आई वांट कि मैं जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन सके एक चैप्टर से उतने आप लोगों को प्रोवाइड करा के चलूँ। और प्रश्न में कहीं पे भी नहीं है, आप लोग भी एक बार चेक करो, गूगल करो, कुछ भी करो, मटेरियल नहीं मिल रहा है सोशोलॉजी का कहीं पे भी। अगर ये होता ना कि मुझे 5-6 जगह से कुछ चीज़ें मिल जाती तो मैं एक जगह सम अप करके आपको समझा देती ना, वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, कंटेंट ही नहीं है। तो आई हैव टू क्रिएट इट बाय माई ओन बुक से पढ़ के खुद से ये क्वेश्चन क्रिएट करने पड़ रहे हैं। तो आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड एंड कॉपरेट इन दिस। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 22 क्वेश्चन देखो। लाइक द ईस्ट एशियन इकोनॉमी इन द पास्ट डिकेड, इंडिया इज सपोज टू बी बेनिफिटिंग फ्रॉम द डेमोग्राफिक डिविडेंड। जैसे बाकी ईस्ट एशियन इकोनॉमी में हुआ, तो इंडिया को बेनिफिट होगा किससे? डेमोग्राफिक डिविडेंड से। बहुत एविडेंस स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है, इसमें कुछ गलत तो आपने बोला ही नहीं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं रीजन। This dividend arises from the fact that the current generation of working age population is larger one and it has a small preceding generation of old people. ये demographic dividend क्यों होगा? क्योंकि वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है एंड ओल्ड जनरेशन जो है वो कम है। तो इट्स वाई मतलब इट्स रीजन से दैट्स वाई हमारे पास जो काम करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा इकट्ठे हो रखे हैं, जिसे हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। बट इससे क्या ये कहीं प्रूव हुआ? बात तो ठीक बोल दी आपने, लेकिन बेनिफिट कैसे होगा ये तो कहीं नहीं दिखा। आप लिखोगे अगर कि ज्यादा लोग होंगे तो दे विल बी स्किल्ड एंड एजुकेटेड, देन दे विल कंट्रीब्यूट मोर टू द जीडीपी, दे विल प्रोड्यूस मोर। ठीक है, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो इनकम ज्यादा होगी, कंट्री का बेनिफिट होगा। तो ये बात होती तो मैं रीजन को करेक्ट मानती असर्शन का, लेकिन यहाँ पे ये रीजन अप्रोप्रिएट नहीं है। सो विल राइट बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे भी हमारा क्या? बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन पढ़ते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड हैपन व्हेन देयर इज मोर नंबर ऑफ पीपल इन द वर्किंग एज ग्रुप एंड कैन हेल्प इंडिया टू बी वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमी। बिल्कुल सही बात है, अभी इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं ये तो। रीजन पढ़ते हैं। द वर्किंग पॉपुलेशन विल हेल्प टू इंक्रीज द जीडीपी ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पे वो बात बोली गई है, डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है, लेकिन अब देखो बात तो बोली गई है, लेकिन ऊपर तो ऐसा कुछ प्लस पॉइंट बताया नहीं गया था ना। ऊपर तो सिर्फ ये बताया गया डेमोग्राफिक डिविडेंड इस वे में होगा जब आपका वर्किंग एज ग्रुप में ज़्यादा लोग होंगे, लेकिन ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं है जिसका रीज़न चाहिए। ये तो असर्शन नॉर्मल सी बात बोली आपने, इंडिया वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमी बन जाएगी, ये हो गया करेक्ट। अब बिकॉज द वर्किंग, क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जो वर्किंग पॉपुलेशन है दैट विल हेल्प टू इंक्रीज द जीडीपी ऑफ द कंट्री, वो कंट्री का प्रोडक्शन बढ़ाएगी। तो यहाँ पे आपने प्रॉपर बात बोली है कि क्यों लीडिंग इकोनॉमी इंडिया बन जाएगी। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब ये लास्ट 2 क्वेश्चन इस चैप्टर के, देन वी विल डन विद द रीजनिंग असर्शन ऑफ द चैप्टर सेकंड। 1 मार्कर ऑलरेडी अवेलेबल है, एनसीईआरटी रीडिंग ऑलरेडी अवेलेबल है इस चैप्टर की, एंड नोट्स के साथ ऑलरेडी अवेलेबल है, और नोट्स टेलीग्राम पे अवेलेबल है। तो आई थिंक 360 डिग्री के एंगल से पूरा ये चैप्टर आप लोगों का 100% कवरेज हो गया है, चैनल पे पूरी तरीके से कवर है ये, तो आपको किसी भी तरीके का डाउट नहीं आना चाहिए। 24 क्वेश्चन देखो। असर्शन, इंडिया हैज अ डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो फॉर मोर देन अ सेंचुरी। इंडिया में सेक्स रेशियो जो है दैट इज डिक्लाइनिंग, बिल्कुल ट्रू। द सेक्स रेशियो इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ जेंडर बैलेंस इन द पॉपुलेशन। जेंडर बैलेंस का सेक्स रेशियो ज्यादा है कम है, इसी से तो हम पता लगाते हैं जेंडर गैप कितना है, मतलब कि फीमेल के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स है, इशू है, सेक्स रेशियो कम आ रही है। तो यस, ये बात भी ठीक है, लेकिन रीजन अप्रोप्रिएट जो है नहीं है असर्शन का। बात अलग अलग देखी जाए तो दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन रीजन प्रॉपर फिट नहीं बैठ रहा है। कोई स्टेटमेंट ऐसी है ही नहीं जिसका आपने रीजन यहाँ पे दिया है। तो बोथ करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट पुट हेवी फाइन्स एंड पनिशमेंट टू कंट्रोल जेंडर इम्बैलेंस इन द फॉर्म ऑफ प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1996। गवर्नमेंट फाइन्स लगाती है, पनिशमेंट लगाती है, इम्प्रिजनमेंट, जेल करती थी अगर आपने प्री नेटल टेस्ट कराया। प्री नेटल टेस्ट मतलब पहले से पता लगाना कि आप मतलब लड़का होगा या लड़की होगी, सिंपल भाषा में बोले तो। ठीक है, इलीगल है, आपको पता है आज की डेट में तो अलाउड ही नहीं है, दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस अगर देखा जाए तो। 1996 में इस पे गवर्नमेंट ने थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिए, लीगल एक्शन लिए। ठीक है, अगली स्टेटमेंट देखते हैं, बिल्कुल सही बात है ये तो। रीजन देखते हैं हम लोग। द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल इन्फर्टिसाइड बिकम वेरी कॉमन इन इंडिया। फीमेल इन्फर्टिसाइड बहुत कॉमन हो गया था उस टाइम पे इंडिया में।
ठीक है। तो यस, ये बात भी बिल्कुल ठीक है और ये रीजन भी अप्रोप्रिएट है। गवर्नमेंट को फाइन क्यों लगाने पड़े, क्यों लीगल एक्शन लेना पड़ा, क्यों स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ा, बिकॉज दिस प्रैक्टिस बिकम वेरी कॉमन और वेरी नेचुरल इन इंडिया। तो बहुत ज्यादा लोग इस चीज को क्या कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इस चैप्टर के 25th रीजनिंग असर्शन क्वेश्चंस जो है वो कवर कर लिए हैं। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा इस चीज में। इसी तरीके से हम लोग और भी कंटेंट जो है वो करेंगे। अभी आज टुडे इज 26, ठीक है। वी हैव 4 days हियर, 4 days है हमारे पास। 4 days में हमको अच्छे से प्रॉपरली ये सारी चीजें करके चलनी है। बाकी आप लोग अपने डाउट कमेंट करके प्लस इंस्टाग्राम पे मुझे सेंड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।